दिव्या भारती, एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में बॉलीवुड पर एक तूफान की तरह आया। बिल्कुल, एक तूफान। एक ऐसी मुस्कान जिसमें शोखी भी थी, मासूमियत भी थी, और जिसने रातों रात लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। हाँ। उनका करियर किसी रॉकेट की तरह था। मतलब इतनी तेजी से ऊपर गया कि लोग कहने लगे थे इंडस्ट्री को श्रीदेवी का वारिस मिल गया है। सही कहा। लेकिन फिर सिर्फ 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 की एक रात को ये कहानी अचानक एक दुखद और गहरे रहस्य पर आके खत्म हो गई। आज हम मिलकर इसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर उन तथ्यों, थ्योरीज और सवालों को खंगालेंगे जो 3 दशक बाद भी इस केस को जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। और ये तूफान इतना तेज था कि इंडस्ट्री आज तक उसकी गूंज महसूस करती है। अक्सर जब कोई सितारा इतनी तेजी से चमकता है तो उसके पीछे की कहानी वो उतनी ही जटिल होती है। हाँ। इस मामले को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, उनकी हैरान कर देने वाली, लगभग अविश्वसनीय कामयाबी से। हाँ, अविश्वसनीय शब्द शायद यहाँ सबसे सही है। चलिए इसी तूफानी रफ्तार वाले करियर की बात करते हैं। दिव्या भारती की गति को समझना आज के दौर में शायद मुश्किल हो। बहुत मुश्किल। उन्होंने महज 3 साल के अंदर वो हासिल कर लिया था जिसके लिए कलाकार अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। पूरी जिंदगी? 19 साल की उम्र तक वो लगभग 20 फिल्में कर चुकी थीं। मतलब 14 हिंदी और 6 साउथ की फिल्में। और ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये सुपर हिट फिल्में थीं। सही कहा। ये सिर्फ फिल्में करना नहीं था, ये इंडस्ट्री पर छा जाना था। सोचिए 1992 में एक ही साल में उनकी 10 से ज्यादा हिंदी फिल्में रिलीज हुई। एक साल में 10 फिल्में? हाँ, एक ही साल में। विश्वात्मा का गाना 7 समंदर पार तो आज भी एक एंथम है। शाहरुख खान, उनको अपना बड़ा ब्रेक दीवाना से मिला, दिव्या के साथ। गोविंदा के साथ शोला और शबनम। क्या केमिस्ट्री थी। उस दौर में जब माधुरी और श्रीदेवी जैसी स्थापित एक्ट्रेस का राज था, एक नई लड़की का आकर सीधे उन्हें टक्कर देना ये बहुत बड़ी बात थी। वो सिर्फ एक चेहरा नहीं थी, वो एक ताकत बन चुकी थी। तो एक तरफ ये रॉकेट जैसी कामयाबी थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में एक और कहानी चल रही थी, और वो भी उतनी ही तेज और उतनी ही नाटकीय थी। मेरा इशारा है प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ उनके रिश्ते की तरफ। हाँ, ये कहानी भी शोला और शबनम के सेट पर ही शुरू हुई। गोविंदा ने दोनों को मिलवाया था। अच्छा। मुलाकातें बढ़ी और जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये रिश्ता इतना गहरा था कि 10 मई 1992 को जब दिव्या सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने साजिद से छुपकर शादी कर ली। छुपकर? लेकिन शादी को छुपाकर क्यों रखा गया? क्या ये उस दौर में आम बात थी? देखिए, आम तो नहीं, लेकिन इसकी वजह साफ थी। दिव्या का करियर अभी अभी आसमान छूना शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल। उस दौर की इंडस्ट्री का माइंडसेट अलग था। ये माना जाता था कि एक शादीशुदा हीरोइन की फैन फॉलोइंग कम हो जाती है, उसे रोमांटिक रोल मिलने बंद हो सकते हैं। अच्छा। तो करियर का डर था। हाँ, करियर को बचाने के लिए ये एक जरूरी कदम माना गया होगा। लेकिन इस रिश्ते में कुछ और भी परतें थी। सूत्रों के मुताबिक साजिद पहले से शादीशुदा थे। ओहो। और ये भी अफवाहें थीं कि दिव्या के रिश्ते साजिद के परिवार, खासकर उनकी मां के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये सब मिलकर एक तनाव का माहौल तो बना ही रहे थे। और इसी छिपी हुई शादी के बाद वो दोनों वसोवा के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। वही फ्लैट जो इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला था। चलिए अब सीधे उस रात पर चलते हैं, 5 अप्रैल 1993। उस दिन की शुरुआत काफी सामान्य थी। दिव्या सुबह हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जहां उनके पैर में चोट भी लग गई थी। अच्छा। वो शाम को मुंबई लौटी। लेकिन उस दिन एक बहुत खास बात हुई थी। उन्होंने मुंबई में अपना एक नया 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा था, जिसके पेपर्स फाइनल हुए थे। और इस बात से वो बेहद खुश थी। बहुत खुश। हाँ, उन्होंने अपने भाई कुणाल को घर बुलाकर ये खुशी बांटी और अपने नए घर के बारे में बताया। ये एक बहुत अहम बात है। एक इंसान जो अपने भविष्य को लेकर, अपने नए घर को लेकर इतना उत्साहित हो, वो आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगा? बिल्कुल। ये खुशी तो खुदकुशी की थ्योरी पर सीधा सवाल उठाती है। बिल्कुल, यही वजह है कि पुलिस ने भी इस एंगल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। खैर, नए घर की खुशी और पैर की चोट की वजह से दिव्या ने अगले दिन की शूटिंग भी कैंसिल कर दी थी। मतलब कोई तनाव नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी? नहीं। रात होते होते उनके घर पर मेहमान आए। उनकी करीबी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ रात करीब 9 बजे उनके फ्लैट पर पहुंचे। ठीक है। उस वक्त घर में कुल 4 लोग थे। दिव्या, नीता, श्याम और दिव्या की मेड
अमृता, जो बचपन से उनके साथ थी। तो घर पे दोस्त है, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अक्सर ऐसी कहानियों में सामान्य दिखने वाले पलों में ही कुछ अजीब छिपा होता है। क्या उस माहौल में कुछ भी ऐसा था जो बाद में देखने पर खटका हो? पुलिस रिकॉर्ड्स और बयानों के मुताबिक पहली नज़र में कुछ भी नहीं। ड्राइंग रूम में बातें चल रही थीं, टीवी पर कोई वीडियो चल रहा था, ड्रिंक सर्व की जा रही थी, घर में ब्लैक लेबल स्कॉच और रम की बोतलें थीं। नीता और श्याम स्कॉच पी रहे थे, जबकि दिव्या रम ले रही थीं। मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी। माहौल काफी हल्का फुल्का बताया गया। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाँ, रात के 11 बजे दिव्या ड्राइंग रूम से उठकर किचन की तरफ जाती हैं और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। उस फ्लैट के लिविंग रूम और किचन के बीच कोई दरवाजा नहीं था, बस एक दीवार थी। और लिविंग रूम की दीवार में एक बड़ी खिड़की थी जो पार्किंग की तरफ खुलती थी। अब ये खिड़की, ये अपने आप में एक पहेली है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। क्या 5वीं मंजिल पर बिना ग्रिल की खिड़की? ये तो बहुत अजीब बात है मुंबई में। बहुत ही अजीब। और खिड़की के नीचे की जो दीवार थी वो सिर्फ 12 इंच चौड़ी थी। सिर्फ 1 फुट? हाँ। पुलिस की थियरी के मुताबिक दिव्या अक्सर उस संकरी दीवार पर बैठ जाया करती थी। उस रात भी उन्होंने शायद वही करने की कोशिश की। उस 12 इंच की दीवार पर? हाँ। उनका चेहरा अंदर की तरफ था और पीठ बाहर की ओर। शायद वो अपनी मेट से बात करने के लिए मुड़ी या संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस रात उन्होंने शराब पी रखी थी। और अगले ही पल उनका संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट पर जा गिरी। क्या उस वक्त उन्हें किसी ने गिरते हुए देखा? नहीं। और यही इस केस का सबसे बड़ा अंधा मोड़ है। कोई चश्मदीद नहीं? कोई नहीं। मेड अमृता किचन में थी, उसका ध्यान काम पर था। नीता और श्याम ड्राइंग रूम में थे, टीवी देखने में व्यस्त थे। किसी ने भी दिव्या को उस 12 इंच की दीवार पर चढ़ते या गिरते हुए नहीं देखा। बस एक चीख की आवाज आई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। गिरने के बाद क्या हुआ? क्या उन्हें तुरंत मदद मिल पाई? जैसे ही मेड ने बाहर झांक कर देखा, वो चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर नीता और श्याम नीचे की तरफ भागे। एक और अजीब बात यह थी कि जिस जगह वो गिरी वो बिल्डिंग के पार्किंग थी, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। ये भी एक इत्तेफाक। हाँ। जब पड़ोसी और बाकी लोग नीचे पहुंचे तो दिव्या जिंदा थी। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो खून से लथपथ थीं। उन्हें सर और पीठ पर गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें तुरंत पास के कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। समझी साजिश। पुलिस ने अपनी जांच इन्हीं 3 एंगल्स पर शुरू की। सबसे पहले खुदकुशी की थ्योरी। जैसा हमने पहले भी बात की, ये सबसे कमजोर कड़ी थी। दिव्या ने नया घर खरीदा था, करियर टॉप पर था, कई बड़ी फिल्में साइन की हुई थीं। उनके करीबी लोगों ने भी डिप्रेशन जैसी किसी बात से साफ इनकार किया। सही है। तो इस थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया गया। तो फिर दूसरा और सबसे सनसनीखेज एंगल, हत्या का, इसी को लेकर सबसे ज्यादा बातें हुई होंगी, है ना? बेशक। सवाल उठे कि क्या किसी ने उन्हें धक्का दिया था। शक की सुई घर में मौजूद तीनों लोगों और साजिद नाडेवाला पर भी गई। अच्छा। साजिद से घंटों पूछताछ हुई। अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की भी जांच की गई, क्योंकि 90 का दशक इसी के लिए बदनाम था। हाँ, वो तो था। लेकिन पुलिस को न तो कोई पुख्ता सबूत मिला, नहीं कोई चश्मदीद गवाह। दिव्या के शरीर पर भी संघर्ष या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ 2 बातें साफ थीं। शरीर में अल्कोहल की काफी ज्यादा मात्रा और ऊंचाई से गिरने की वजह से सिर और रीढ़ की हड्डी में आई घातक चोटें। और यहीं पर वो शब्द आया जिसने शायद सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया, अननेचुरल डेथ। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। आम लोगों ने अननेचुरल डेथ का मतलब साजिश या हत्या से निकाल लिया। बिल्कुल, जबकि एक टेक्निकल टर्म है। हाँ, मेडिकल भाषा में इसका सीधा सा मतलब होता है कि मौत प्राकृतिक कारणों या किसी बीमारी से नहीं हुई है। किसी भी तरह का हादसा, डूबना, जलना, गिरना, ये सब अननेचुरल डेथ की श्रेणी में ही आते हैं। अच्छा। तो पुलिस ने सारे सबूतों, बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मिलाकर इसे एक हादसा ही माना। नशे की हालत में संतुलन खोकर गिरने से हुई मौत। सुनने में ये थ्योरी तार्किक लगती है, लेकिन जो लोग दिव्या को जानते थे या जो उनके फैंस थे, उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि वो इतनी लापरवाह हो सकती हैं, भले ही उन्होंने शराब पी हो। बिल्कुल। यहीं से शायद साजिश की कहानियों को और बल मिला। बिल्कुल सही। और इन कहानियों को हवा दी कुछ ऐसी बातों ने जो आज तक समझाई नहीं जा सकी। पुलिस ने 5 साल की लंबी जांच के बाद 1998 में केस को एक्सीडेंटल डेथ मानकर बंद तो कर दिया, लेकिन कुछ अजीब इत्तेफाक पीछे छूट गए। 1 मिनट,
उन पे आने से पहले जरा उस वक्त के माहौल के बारे में सोचते हैं। हम आज 2026 में बैठकर इन पर बात कर रहे हैं। उस वक्त तो ये बातें आग की तरह फैली होंगी। आप कल्पना नहीं कर सकती। वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन फिल्म मैगजीन्स का जमाना था। हाँ। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया एंगल सामने आता था। किसी में साजिद को विलन बनाया जाता, किसी में अंडरवर्ल्ड को, किसी में बॉलीवुड की आपसी दुश्मनी को। सच से ज्यादा सनसनी बिक रही थी। और इसी सनसनी के बीच वो सवाल दबे रह गए जिनका जवाब पुलिस भी नहीं दे पाई। हाँ, तो क्या थे वो सवाल, वो अजीब इत्तेफाक? चलिए एक एक कर उन पर नजर डालते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, 5वीं मंजिल की उस खिड़की में ग्रिल का ना होना। दूसरा, एक सूत्र में ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि उस खिड़की में एक ऑटो स्टॉपर लगा था जो उसे एक हद से ज्यादा खुलने से रोकता था। अच्छा। लेकिन घटना वाले दिन वो ऑटो स्टॉपर काम नहीं कर रहा था। हाँ। वो खराब था या उसे जानबूझकर हटाया गया था, ये कभी साबित नहीं हो पाया। ये तो बहुत बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तीसरा, पार्किंग एरिया का उस रात पूरी तरह से खाली होना। और चौथा, सबसे बड़ा सवाल, उन आखिरी कुछ पलों का कोई चश्मदीद गवाह न होना। और एक और बात थी जो सबसे ज्यादा डराती है, उनकी मेड का क्या हुआ? हाँ, और यही वो कड़ी है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। बताइए। लिखे, दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी मेड अमृता, जो उस रात उस कमरे में मौजूद आखिरी गवाह थी, उसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। 1 मिनट, क्या उनकी मेड की भी मौत हो गई ठीक 1 महीने बाद? हाँ। यार, ये तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। इसे महज एक इत्तेफाक मानना तो लगभग नामुमकिन है। कानूनी तौर पर इसे इत्तेफाक ही माना गया। मेडिकल रिपोर्ट में मौत को प्राकृतिक बताया गया, लेकिन आम लोगों के लिए ये साजिश की थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। बिल्कुल बन गया होगा। और यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। कानूनी तौर पर ये सब अलग अलग असंबद्ध चीजें हैं। एक बिना ग्रिल की खिड़की, एक खराब स्टॉपर, एक खाली पार्किंग, एक गवाह की मौत। लेकिन इंसानी दिमाग के लिए इतने सारे इत्तेफाक एक साथ मिलना ही अपने आप में एक पैटर्न, एक साजिश की कहानी बना देता है। सबूत एक तरफ और कहानी दूसरी तरफ। इस कहानी में एक और अजीब सा इत्तेफाक श्रीदेवी से भी जुड़ा है। हाँ, ये भी एक अजीब संयोग है। दिव्या को हमेशा श्रीदेवी की हमशक्ल कहा जाता था। हाँ। उनकी कई अधूरी फिल्में जैसे लाडला बाद में श्रीदेवी के साथ ही पूरी की गईं। और फिर 25 साल बाद 2018 में श्रीदेवी की मौत भी दुबई में एक एक्सीडेंटल डेथ बताई गई। सही है। और उनकी रिपोर्ट में भी अल्कोहल का जिक्र था। ये महज संयोग हो सकता है, लेकिन ये उन अनगिनत परतों में से एक है जिसने दिव्या भारती की कहानी को एक रहस्य बनाए रखा है। तो आखिरकार 1998 में मुंबई पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल की और साफ लिखा कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने की वजह से वो खिड़की से गिर गईं। साजिद नाडियावाला समेत सभी को क्लीन चिट मिल गई। केस आधिकारिक तौर पर बंद हो गया। केस बंद हो गया, पर सवाल कभी बंद नहीं हुए। और दिव्या भारती की विरासत की बात करें तो वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक संभावना थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। सही कहा। अगर वो होती तो शायद 90s का दशक का हिंदी सिनेमा कुछ और होता। उनकी मौत ने उस दौर में एक और बहस छेड़ दी थी कि स्टारडम की कीमत क्या है। ने इंडस्ट्री को अपने अंदर झांकने पर मजबूर जरूर किया। बिल्कुल। अदालतें सबूतों पर चलती हैं, लेकिन कहानियां और किंवदंतियां सवालों पर जिंदा रहती हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद यही है, क्या कुछ सच कभी-कभी साफ सुथरे जवाबों में नहीं, बल्कि उन सवालों में छुपे रहते हैं जो हमेशा पूछे जाते रहेंगे? दिव्या भारती की कहानी शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है।